जब मैं एआईसीटी में आया तो मुझे पता लगा कि एक कॉन्फ्रेंस होनी है वाइस चांसलर्स की, और ये ह्यूमन वैल्यूज पे कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ाने की आवश्यकता क्या है और क्यों इसको पढ़ाना चाहिए। नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा और पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे मन में भाव आया और प्रश्न आया। हम सब यहां पर टीचर्स हैं और हम ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि शिक्षा का एपिसेंटर होना चाहिए। ये तो शिक्षा के कोर में होना चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, मानवीय गुणों की बात करते हैं, ये शिक्षा के एपिसेंटर में होना चाहिए। अगर ये शिक्षा के एपिसेंटर में नहीं है तो इसको लाने का प्रयास होना चाहिए था। एक अच्छा प्रयास शुरू किया कुछ शिक्षाविदों ने, मैं उनके प्रयास की सराहना करता हूं, लेकिन बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है कि इसको एपिसेंटर कैसे बनाया जाए शिक्षा का। पाठक साहब ने सही कहा कि हम ऑडिट कोर्स कराते थे, बाद में उसको क्रेडिट किया। वो तो करना ही चाहिए क्योंकि ये को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये कोर करिकुलर एक्टिविटी है। पहले तो इस भाव का निर्माण करने की बहुत आवश्यकता है। तो एक और मन में बात आता है, जब हम यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं, यूनिवर्सल, तो इसका मतलब क्या है और इसका भाव क्या है। बहुत सारे शब्द बताए गए, सभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहे हैं और सब सही भी हैं कि ये भाव है धर्म का, न्याय का। जब भी हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे तो ये भाव है करुणा का, समझ का, त्याग का, संस्कार का, संस्कृति का। ये भाव है खुशी का, विश्वास का, सत्य का, निष्ठा का, प्रेम का, अपनेपन का, बुद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का। लेकिन एक और भाव है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा, जिस पर कि ह्यूमन वैल्यूज में आज सुबह से बात नहीं हुई, और भारत में और भारत के लोगों के लिए ये बात बहुत आवश्यक है। वो है राष्ट्र प्रेम का भाव। क्योंकि जिस समय ये राष्ट्र प्रेम का भाव इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज में भारत उत्कृष्टता पर रहा है। जब था, उसके बाद 800 साल गुलामी झेली भारत ने। इसलिए केवल इन गुणों की बात करना पर्याप्त है कि नहीं है, ये प्रश्न छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा भाव है राष्ट्र प्रेम का भाव। और 800 वर्ष जिस देश ने गुलामी झेली हो, जिस सभ्यता ने गुलामी झेली हो, सब अच्छी चीजें होने के बावजूद झेली हो, तो इस पर भी विचार करने की उतनी ही आवश्यकता है जब हम इसकी समग्र दृष्टि से इसको देखते हैं तो। और ये भाव है मानवता का, ये भाव है इंसानियत का। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, यही बात इंसान को इंसान बनाती है। अगर आपको किसी दूसरे के दर्द में दर्द का एहसास नहीं हो रहा, अगर आपको किसी के दुख में दुख का एहसास नहीं हो रहा है, तो बहुत आवश्यकता है इस पे काम करने की। कोर्स पढ़ाना उसका एक माध्यम है, अकेला माध्यम नहीं है, लेकिन एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है। और यही बात एक हिंदी की कवित्री है तरुणा मिश्रा, वो दूसरे तरीके से इसी बात को कहती हैं, जब वो कहती हैं कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। तो शिक्षा का पहला काम है जिंदगी समझने वाले मनों को तैयार करना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स का है। अगर आपके पास कोई विद्यार्थी आता है और उसकी आंखों की आप बेबसी नहीं समझ पा रहे, उसकी कष्ट और कठिनाई को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको भी उतना ही अपने अंदर काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपने जितने हम टीचर्स बैठे हैं कि हम याद रखें तरुणा मिश्रा की पंक्तियां कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। और अगर हमको वैसे मन तैयार करने हैं, एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा कहा कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये एरिस्टोटल ने कहा, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। साथ रहना कितनी बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं और बहुत बार कोट भी करता हूं कि समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। और अभी हमारी मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर श्यामा रत्न ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने इमीडिएटली नोट करी कि मैं उसको कोट करूंगा। उन्होंने कहा, जबकि कंपटीशन
is the law of jungle. Competition is the law of jungle and collaboration is the law of civilization. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आपका पूरा शिक्षा का तंत्र कंपटीशन से चलता है। हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, कोलैबोरेशन करते नहीं है। सारा तंत्र, सारा सिस्टम, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे टीचर, सारा एग्जाम, सारा इवेल्युएशन, सारा कंपटीशन चलता किस पे है? कंपटीशन, कंपटीशन एंड कंपटीशन। चाहिए क्या? कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो जो चाहिए उस पे काम ही नहीं शिक्षा करती है। तो ये बात तो प्रोफेसर श्यामा ने बहुत अच्छी बात कही है। ये मूल है जो कोर में आनी चाहिए। ये तो जंगल का लॉ पढ़ा रहे हो आप, जंगल का लॉ पढ़ा नहीं रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। सिविलाइजेशन अगर बात है तो और क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? क्योंकि शिक्षा को इसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। मैं बहुत बार एक घटना सुनाता हूं आज भी, क्योंकि आज मुझे लगता है सही समय है उस घटना को दोबारा से बताने का, क्योंकि मेरे जिंदगी में उसने प्रभाव डाला। उस बात में मुझे ईश्वर की कृपा से कई विश्वविद्यालयों में काम करने का अवसर मिला, एक दो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी काम करने का अवसर मिला। और वहां के, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, तो किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिलता है, किसी को 2.5 करोड़ का पैकेज मिलता है। तो मेरा मन हुआ कि ये देश के ब्राइट बच्चे हैं, तो एज ए वाइस चांसलर मुझे इनसे बात करनी चाहिए, इनके मनों को समझना चाहिए कि हमारे इतने अच्छे बच्चे कैसे हैं। एक बच्चे से बात हो रही थी, अच्छा पैकेज उसको मिला। उस समय की बात है, कुछ पुरानी बात हो गई, 1.25 करोड़ का पैकेज था। खैर आज भी ज्यादा ही होता है 1.25 करोड़ का। तो जब मैं, और ज्यादातर बच्चों का लगभग मोर और लेस ऐसा सा ही था कुछ का, वो क्या, मैंने उसको पूछा कि बेटा ये 1.5 करोड़ का पैकेज आ गया है, तो बहुत अच्छा है। कहते हाँ सर बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या करोगे? तो उसने कहा कि मौज करेंगे। तो मैंने कहा मौज करने से मतलब क्या? ये तो अच्छी बात है कि हम मौज करेंगे, पर मौज करने से मतलब क्या है? उसने कहा सर मैं ना एक बड़ी सी कार खरीद लूंगा। कही तो बहुत अच्छी बात है, पर कार के बाद भी बहुत सारा बच जाएगा। कार तो खरीद लोगे लेकिन बहुत सारा पैसा बच जाएगा, करोगे क्या? कहते सोचता कहते सर मकान खरीद लूं। मैंने कहा इतनी जल्दी मकान खरीद के क्या करोगे? तो मैंने सोचा मैं इसकी मदद करता हूं इस बच्चे की। तो मैंने उसको कहा कि बेटा इसमें से कुछ अपने माँ बाप को दोगे क्या? उसका जवाब कहता है कि सर दे डोंट नीड माई मनी, दे हैव एनफ, दे डोंट नीड माई मनी। मैंने कहा बेटा अभी तो पैसा आया नहीं, माई तो पहले लग गया उसमें, अभी तो आना है। फिर मैंने कहा कि पर माँ बाप को दोगे तो अच्छा लगेगा उनको। कहता सर दे हैव एनफ, यू डोंट नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई हाउस, कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वो ना, मैं उसे पुश कर रहा हूं और वो पुश होने को तैयार नहीं है। मैंने देखो उस बच्चे को जिसका मन ऐसा बन गया, मैं उससे फिर कहता हूं कि इसमें से कुछ हमको दोगे क्या? आप मेरी भी हिम्मत देखो, मैंने उसको कहा कि इसमें से कुछ हमको दोगे क्या? तो बच्चा कहता है कि सर आपका तो कुछ बनता ही नहीं, आपका तो किसी एंगल से और कहीं से कुछ नहीं बनता। तो मैंने कहा हमारा क्यों नहीं बनता? कहता है सर कैसे बनता है बताओ। मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोचिंग गया, बहुत मेहनत करी। जब बच्चे सिनेमा देखते थे मैंने सिनेमा नहीं देखा, जब बच्चे दूसरे कुछ करते थे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जिंदगी में केवल पढ़ाई करी, कोचिंग करी, और मैंने जेई का एग्जाम पास किया, अच्छे नंबर लाया। इसमें आपका क्या? मैं कहा इसमें तो हमारा कुछ नहीं। कहते मैं यहां आया, पढ़ाई करी, एग्जाम दिए। जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे, कहीं और कुछ जाते थे, मैं नहीं जाता था। और कंपनी आई, कंपटीशन में बैठा, अच्छे नंबर उसमें लाया, कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया, तो इसमें आपका क्या? तो मैं सोचने लगा कि यह देश का सबसे अच्छा बच्चा है और उसको इसका एहसास ही नहीं कि जब वो तैयारी कर रहा होगा तो मां रात को खाना बना के भी लाई होगी, पिता ने भी कुछ किया होगा, और उसको उस चीज के भाव का निर्माण ही उसके अंदर नहीं हुआ। उसको लगता है कि आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ माई सक्सेस। तो मुझे हरिओम पवार जी की कुछ पंक्तियां ध्यान आई, मैंने सोची मैं कोट करता हूं कि अरे हम कर्जा खाए बैठे इन अपनों की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे इन अपनों की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का।
जिसको जो बच्चा माँ बाप को देने को तैयार नहीं है, वो देश को क्या देगा, इंस्टीट्यूशंस को क्या देगा? पर क्या ये उसका कसूर है? आपने कहा पढ़ो तो वो पढ़ा, आपने कहा कि एग्जाम दो तो दो, उसने दिया, ट्यूटोरियल करो तो करा, असाइनमेंट दो तो किया। माँ ने भी बचपन में उसको यही कहा ना कि बेटा असाइनमेंट है, किसी को दिखाइयो मत, तेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। उसने शेयर नहीं किया असाइनमेंट किसी से, ऐसे संभाल के रख लिया असाइनमेंट। तो जैसा हमने किया, कसूर बच्चे को क्यों देंगे? हम जिम्मेदार हैं, शिक्षा जिम्मेदार है, हम शिक्षा से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं कि हमने उस विषय पे काम ही कहां किया। हमको लगा कि सब ठीक है, तो अगर इस देश का सबसे ब्राइट माइंड ऐसा सोचता है, कल को जब ये बड़े पदों पे जाएगा और लेगा वो बड़े पद, क्योंकि अच्छा बच्चा है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, हमारे सारे टेस्ट यही तो चेक करते हैं, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, वोकैबुलरी है, इतिहास का भी ज्ञान है, एग्जाम दे सकता है, अच्छे नंबर ले सकता है। जब वो बड़े पदों पे बैठेगा तो मैं कौर बेचन साहब की कुछ पंक्तियां कोट करता हूं, वो जो कहते हैं कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ हूं, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ हूं, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। हम बहुत बार लोगों से मिलते हैं और अगर आपको वो अपनेपन का एहसास नहीं आता, मिलकर आप निकलते हैं तो छोटापन लगता है, आप बाहर आते हैं तो आपके मन में क्या भाव आता है कि कुर्सी तो छोटी थी, सॉरी, कुर्सी तो बड़ी थी पर आदमी छोटा बैठा हुआ था। ये मन में भाव बहुत बार आता है, हम सबकी जिंदगी में आता होगा कि कुर्सी तो बड़ी थी पर आदमी छोटा बैठा हुआ था। कौन फेल हुआ? शिक्षा फेल हुई, क्योंकि शिक्षा ने पहली क्लास से लेकर और पीएचडी तक इस भाव पर काम किया ही नहीं कि एक व्यक्ति जब आपसे मिलने आता है तो उसको छोटेपन का एहसास करा नहीं होना चाहिए, आप करा देते हैं और आप अननोइंगली करा रहे हैं। मैं उन बच्चों का कसूर बिल्कुल नहीं मानता हूं, जैसे आपने सिस्टम बनाए उसके वो बेस्ट बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर उस भाव पे मैं एक और घटना सुनाता हूं कि इस कंपटीशन से जो श्यामा जी ने बात कही, ये जो मार्क्स बेस्ड सिस्टम का नुकसान क्या हुआ। यहां पे प्रोफेसर वैशाली बैठी है, मैं उन्हीं की यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी से आता हूं। मैं जब क्लास में पढ़ाता था, आप भी पढ़ाते होंगे, तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, नहीं सॉरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप असाइनमेंट दो या आपने पेपर चेक करके उनको दिया तो वो आपके पास भाग कर आ जाते हैं कि सर इसमें आपने नंबर कम दिए, इस सवाल में नंबर कम दिए, 4 ज्यादा चाहिए, 5 ज्यादा चाहिए, 2 नंबर एक्स्ट्रा लगा दो सर। आएंगे, उनका स्वभाव है। मैं क्या करता हूं, 4-5 बच्चों को समझ लेता हूं कि ये 4-5 बच्चे तो आएंगे ही हर बार। तो मैंने क्या किया, कई बार उनके मार्क्स में जैसे 20 आ रहे थे तो 25 कर दिए, 26 आ रहे थे तो 28 कर दिए। अब मैं देखता हूं कि रिएक्शन क्या है बच्चे का। जब मैं कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, मैं ध्यान से देखता हूं तो बच्चा अपनी कॉपी ऐसे चेक करता है, देखता है और वो कॉपी को बंद करके रखता है। दोस्त बोलता होगा दिखाने को, तो दिखाता नहीं उसको, वो दिखाता नहीं है उसको कॉपी। यानी 3 और 4 मार्क्स ने पूरा ईमान खरीद लिया उसका, पूरा ईमान खरीद लिया उसका, पूरी ह्यूमन वैल्यूज खरीद ली उसकी। आप सिखाते रहिए। आज तक मेरे पास कोई बच्चा आया नहीं, पर वो क्यों नहीं आया, ये प्रश्न तो आप सोचो ना। मेरे पास बच्चा क्यों नहीं आया? उसको पता था मैं मार्क्स कम कर दूंगा, इसीलिए नहीं आया ना। उसको पता था मैं मार्क्स कम कर दूंगा। अगर उसको ये भरोसा होता कि सर के पास जाऊंगा, सर शाबाशी देंगे, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, सच्चाई का काम किया, निष्ठा का काम किया, चल तेरे को 10 नंबर और देता हूं, सारे बच्चे आते। आपने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनाया, ना टीचर्स की ट्रेनिंग है, ना किसी और की ट्रेनिंग है। सच कह रहा हूं ना। अगर आप 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देते तो क्या हो जाता? ये धरती गिरती, आसमान गिरता, कुछ नहीं होता। पर उसके मन में बात बैठ जाती कि मैं सच्चाई के साथ रहूंगा और सर मेरे को शाबाशी देंगे, सारे बच्चे आपके पास आते। अगर हम ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाने की आवश्यकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है और उसका तरीका क्या है। अगर एक बच्चे की असाइनमेंट दूसरे से कॉपी कर लेता है, आप उसको भी डांटते हो, दोनों के नंबर कम कर देते हो। आप तय कर देते हो उस दिन कि बच्चा किसी से कुछ शेयर नहीं करेगा, उसको सिखाएगा नहीं, और आप बंधुत्व की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं। कहां कोलैबोरेशन?
अगर दो बच्चों की सेम असाइनमेंट पकड़ी गई, दोनों को बुलाकर समझाएंगे और जिसने उसको सिखाया या उसकी कॉपी कराई है, अब आपको लगेगा मैं कॉपी करने को बढ़ावा दे रहा हूं। मैं कॉपी करने को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा। मैं बात क्या कह रहा हूं कि आपने उसके अच्छे वैल्यू सिस्टम को सराहा कब? पूरी शिक्षा में। जब कंपटीशन बेस्ड, मार्क्स बेस्ड पूरा सिस्टम हमने बना दिया, तो केवल इंडक्शन प्रोग्राम या कोर्स करना पर्याप्त नहीं है, हर इंस्ट्रूमेंट पे काम करने की जरूरत है अगर इसके असर को बढ़ाना है तो। क्योंकि अच्छाई के पेड़ लगाओगे तो ही तो जब वो बड़े बनेंगे तो उसमें फल आएंगे। क्योंकि जिस चीज में इन्वेस्ट करोगे ना, मिलेगा तो वही। अभी बात हुई कि माइनर डिग्री ह्यूमन रिसोर्स में, इसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में कराएंगे, बिल्कुल करानी चाहिए। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने चाहिए। और एआईसीटी के माध्यम से बहुत अच्छा भी हुआ कि 4-5 हजार इंस्टीट्यूशन से इसको काम भी कर रहे हैं। 1 लाख ट्रेनिंग। एक बार बार बात कही गई कि हमारे टीचर पैसे नहीं लेते। मेरा उसमें व्यू थोड़ा अलग है। देखिए, पैसे में बड़ी ताकत होती है। बिना पैसे के तो फिर सस्ता सामान नहीं मिलता है। मैं ऐसा मानता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को। पैसा गलत तरीके से कमाया गलत है, अच्छे तरीके से पैसा कमाया गलत कैसे हो सकता है? वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो तो अच्छे व्यक्ति के हाथ में आया पैसा उस अच्छाई को और बढ़ाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा। वो उसकी सच्चाई का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, मेहनत का पैसा है, और वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए मैं पैसे को बहुत अच्छा मानता हूं अगर वो अच्छे सोर्स से, अच्छे तरीके से आता है। खैर, मैं थोड़ा, आप लोग सोचिएगा, मैं तो वैसे साधारण आदमी हूं तो साधारण तरीके से अपनी बात कह रहा हूं। अभी हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद में वैल्यू एडिशन कोर्सेज पे काम किया कि ये ह्यूमन वैल्यूज के। और आज अच्छा है कि प्रोफेसर निरंजन भी यहां है जो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने कोई चीज कंपलसरी नहीं करी कि कोई ये कह दे कि जी ये आपको पढ़ना ही है, लेकिन हमने 10-20 कोर्सेज बनाए हैं और हर स्टूडेंट को 2 क्रेडिट लेना है हर सेमेस्टर के अंदर, ताकि कंटिन्यूस चले वो अपनी उसमें। मैं आपको थोड़ा डेटा शेयर करूंगा सिर्फ कि कल्चर एंड कम्युनिकेशन पे 40,423 बच्चों ने उसको लिया। एक कोर्स है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, 59,559 लोगों ने लिया। ये 3 साल का डेटा है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को 42,000 के करीब ने लिया। एथिक्स एंड कल्चर को 36,625 ने लिया। भारतीय भक्ति परंपरा और जीवन मूल्य को करीब करीब 7,000-8,000 लोगों ने लिया। धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं बच्चे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज को ले भी रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ रहा है। पर ये ना, सच बता रहा हूं, ये बहुत आवश्यक है, ये कोर है। पर इसके साथ इसके इंस्ट्रूमेंट चाहिए हर कोर्स में इंप्लीमेंट करने के लिए, जिससे उस भाव जो वो सीखता है क्लास में, वो प्रैक्टिस में भी तो देखे और प्रैक्टिस करे। कोलैबोरेशन को बढ़ाना है तो ग्रुप लर्निंग को जब आप बढ़ाएंगे तो उसके मार्क्स दीजिए बच्चों को। टीचर्स को लगना चाहिए, एक बच्चा जो बार बार आता है, क्लास में भी सपोर्ट करता है, अटेंडेंस भी देता है, वो डिसिप्लिन बच्चा है, तो उसको उसका कुछ फायदा तो दीजिए। मार्क्स में भी हो सकता है, प्रशंसा से भी हो सकता है, व्यवहार से भी हो सकता है। क्योंकि ए सोसाइटी दैट fosters human values and ethics is a society that thrives in innovation, peace and prosperity. अब ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो अच्छी बात है। मैंने अभी शुरू में क्या बात कही थी कि भारत में 800 साल की गुलामी देखी है। उससे पहले ह्यूमन वैल्यूज बहुत हाई थी, जिससे में गुलामी शुरू हुई। वीरता में अच्छे, सब में अच्छे थे, पर चले गए क्योंकि हम शांति काल के नियमों को युद्ध काल में लगाने लग गए। गलती क्या हुई? शांति काल है, आज शांति है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, तो उसके जो नियम है वो युद्ध काल में थोड़ी लग जाएंगे। दुश्मन को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, एक बार भी नहीं छोड़ा जा सकता। जो वो देश के बॉर्डर को क्रॉस करेगा उसको एक बार भी नहीं छोड़ा, उसकी कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। पर भारत ने बहुत बड़ी गलती करी है अपने कालखंड में, 800 वर्ष में, कि जो शांति काल में ह्यूमन वैल्यू सिस्टम सिखाया गया, उसने युद्ध काल में भी वही लगाया।
देश पर आक्रमण हो रहा है और 4 राजा सहायता को दूसरे राजा के नहीं आ रहे हैं। आप में देशभक्ति का भाव ही नहीं है, उस भाव को निर्माण ही नहीं किया आपने। तो उस समय का जो कष्ट था वो आज भी है। इसी कारण से थोड़ा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है कि ये किस राष्ट्र प्रेम की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कुछ भी। ह्यूमन वैल्यूज में इसको समावेश करने की आवश्यकता है। करुणा का भाव अच्छा है, शत्रु के साथ नहीं। राजा का व्यवहार प्रजा के साथ जो होना चाहिए वो शत्रु के साथ नहीं हो सकता। राजा का धर्म प्रजा के साथ अलग है, शत्रु के साथ अलग है। ये जो घालमेल भारत ने और भारत के समाज ने किया है, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। आप तो सब ह्यूमन वैल्यूज के ही हैं, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुश हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे। भाई 10-20 ने उठाया, दूसरे एक दूसरे को देख के उठा रहे हो, ये क्या बात है? ऐसा नहीं करो ना। है? क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सबको गिला है कि हमको कम मिला है, पर ये तो सोचो आप जितना कितनों को मिला है। तो खुश रहने के तो बहुत कारण हो सकते हैं, आप कैसे ढूंढना चाहें। इसी कारण से the success of this movement depends significantly on the leadership of the vice chancellors and academic heads. आप समझेंगे तो बाकी समझेंगे, आप कन्विंस होंगे तो बाकी सब कन्विंस होंगे। मैं एक और घटना सुना के बात खत्म करूंगा। अभी प्रोफेसर प्रतीक बैठे हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। मैं इससे पहले वाइस चांसलर था वहां पे। तो एक दिन एक स्टूडेंट आया मेरे पास, डॉक्टर लेकर आए थे, प्रोफेसर डॉक्टर रवि बंसल डॉक्टर हैं, वो मुझे लेकर आए और मैंने देखा बच्चा बदहवास, आपके ह्यूमन वैल्यू से जुड़ी हुई घटना है। बदहवास बच्चा, परेशान। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता है सर मैं सुसाइड करना चाहता हूं। तो डॉक्टर ने कहा मैं इसीलिए आपके पास लेकर आया कि ये कह रहा है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों सुसाइड करना चाहते हो? मुझे लगा फेल हो गया होगा। मैंने कहा बेटा अगली बार अपीयर हो जाना, फेल होने में तो कोई खास बात नहीं है, जैसे सहज। मैंने कहा, उसने कहा सर नहीं। मैंने कहा कितने मार्क्स आए? कहते मार्क्स तो मेरे सर ठीक है, इतने अच्छे नहीं है पर ठीक है, 86% आए हैं या 85% आए हैं। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? पापा पैसे भेज रहे हैं घर से? कहते हाँ पापा पैसे भी भेज रहे हैं। और क्या कष्ट है तेरे को? पैसे आ रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, और क्या कष्ट है जो मरने की बात कर रहे हो? कहता नहीं सर, गॉड इज वेरी अनकाइंड टू मी, गॉड इज वेरी अनकाइंड टू मी। मैंने कहा क्यों? तो बात क्या कहता है? कहता है सर मेरे रूम पार्टनर है, उसकी आय 92%, मेरी आय 86%, तो मुझे बड़ी जेलसी होती है। मैं सोचता हूं उसको ना पीट दूं पकड़ के, मैं उसको पीटना चाहता हूं, पर मैं पीट सकता नहीं। देखो शरीर मन बुद्धि आत्मा है, तो मन तो बहुत कुछ करता है करने को। 3 इडियट फिल्म का सारा मैसेज गलत है। ये सोसाइटी को जो सिखाया जाता है ना, मन जो कहता है वो करो, किसी की मत सुनो, मन की सुनो, ये गलत है। बुद्धि रोकती है, मन तो करता है किसी को पीट दो, पीटते थोड़ी है अपन, बुद्धि रोकती है। और जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है वो पीट भी देता है किसी को। तो बुद्धि और मन का सामंजस्य बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन वैल्यूज करता है, मन और बुद्धि का सामंजस्य करता है, सही को सही और गलत को गलत, यही तो धर्म है। तो खैर मैं उस बात पे आ रहा हूं। तो मैंने उसको कहा कि तो रूम चेंज कर देते हैं तुम्हारा, और इसका क्या है, सिंपल सॉल्यूशन। कहता नहीं सर वो रूम नहीं चेंज करना, वो अच्छा बच्चा है, मैं रहना तो उसी के साथ चाहता हूं, पर सर मुझसे ना जेलसी कंट्रोल नहीं हो रही। सर मैं जानता नहीं जेलसी कैसे कंट्रोल करूं, आप मुझे सिखाओ कि जेलसी कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं सोचने लगा मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, और उसको क्या ना मुझे किसी ने सिखाया, और वाइस चांसलर के साथ तो बड़ी दिक्कत है। तो उसने कहा नहीं सर जेलसी कैसे कंट्रोल करूं। मैंने कहा भैया तो मैं डॉक्टर को कहा यार कोई मेडिसिन आती है जेलसी कंट्रोल करने की? उसने कहा सर मेडिसिन नहीं आती, हम फील गुड हार्मोन्स दे देते हैं इसको। तो खैर हमने तय किया कि हमारे ऑफिस में ही ड्यूटी लगी कि वो बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, नहीं परेशान है, सुसाइड करने की सोचता है, तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है, शिक्षा के लिए शर्म की बात है, पर असल बात है हम पे पहले आ गया वो। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा अच्छा बताओ तू दौड़ा कितने दिन से नहीं है? कहता जी 8वीं के बाद नहीं दौड़ा। मैंने कहा 100 मीटर दौड़ सकता है? कहता नहीं। तो हमने एक कोच को बुलाया कि इसको ना रोज आप 400 मीटर दौड़ाओगे, और उसके बाद हमारे ऑफिस में आकर वो रोज दवाई खाएगा, जो भी डॉक्टर ने दवाई प्रेस्क्राइब करी दवाई खाएगा। आप असर देखिए दो ही चीजों का, कि रोज उसको 400 मीटर एक कोच की जिम्मेदारी लगी, और एक उसको दवाई दी गई, क्योंकि दवाई सामने खा रहे हैं तो हमें पता है कि जा रही है दवाई। आज वो बच्चा बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, उसका जीवन भी सुधरा, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उसके बाद पैकेज भी होगा। पर यदि हम चूक जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे प्रयास नहीं करेंगे,
तो आज हर घर में समस्या है, आज हर घर में समस्या है। इंटरनेट और एयर कंडीशनिंग ने कमरे बंद कर दिए सबके घरों में बच्चों के, इंटरनेट के माध्यम से अंदर आ गए। माँ बाप भी खटखटा कर अंदर जा रहे हैं कमरों में, डर रहे हैं। सही बात कही थी कि डरते हैं माँ बाप, पर इससे बाहर निकालने का रास्ता तो यही है जो ह्यूमन वैल्यूज के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो यूनिवर्सिटीज मस्ट बिकम इकोसिस्टम वेयर वैल्यूज आर नॉट जस्ट टॉट बट दे आर लिव्ड एंड प्रैक्टिस्ड। हाउ के इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने हैं, हाउ टू डू इट। वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर डाइवर्सिटी इज रेस्पेक्टेड, डिस्कशंस आर एनकरेज्ड, एथिकल कंडक्ट इज द नॉर्म, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ राष्ट्र प्रेम। ये भारत के लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। खतरे देश पे अभी भी उतने ही हैं जितने कि 1100 और 1200 सदी में थे। ये ध्यान हमको रखना है, नई पीढ़ी को रखना है। भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ेगा अगर, तो खतरे और बढ़ेंगे, क्योंकि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। आज के जो चैलेंजेस हैं 47 के चैलेंजेस वो नहीं होंगे, बहुत खतरे के साथ चैलेंजेस आएंगे। तो इसीलिए आज हमको बहुत बड़ा काम मिला है कि जो पीढ़ी है जो विश्वविद्यालय में है, इसने आगे देश को नेतृत्व देना है। अगर इसके मनों को हम अच्छा कर पाए तो समझिए कि हमारा जीवन भी सार्थक होगा। और मैं एम वेरी कॉन्फिडेंट that we all will take all necessary steps in our institutions, and our students will become role model for humanity, peace, prosperity without compromising the interest of our country. मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, आई एम सो सॉरी, पर आपसे अच्छा लगा कि इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ मिल रहा हूँ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर हम सबको शक्ति दे कि अच्छा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।